तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है और किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, ये भी निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कई जगहों पे जहां भी ऑपरेशंस बिटवीन टू वेक्टर्स कर रहे होंगे तो ये हमारे काम आएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किसको कहते हैं। कहता है कि व्हेन बोथ टेल्स और हेड्स, या तो दोनों के टेल्स या दोनों वेक्टर्स के हेड साथ में, जब दोनों वेक्टर्स के हेड या दोनों ही वेक्टर्स के टेल्स साथ में हो, देन स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या उन दोनों वेक्टर्स के टेल और दोनों वेक्टर्स के हेड, दोनों में से कोई भी एक, मतलब आप समझ लीजिए दोनों वेक्टर्स के या तो दोनों के टेल से साथ में हो या दोनों के हेड से साथ में हो। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं दो वेक्टर्स ए और बी इस तरह से हैं कि दोनों का टेल साथ में, और सेकंड केस में वेक्टर सी और वेक्टर डी इस तरह से है कि दोनों का हेड साथ में। तब उनके बीच में जो छोटा वाला एंगल बनता है उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। कौन सा छोटा वाला एंगल? तो यहां देखिए दो एंगल्स दिख रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। एक छोटा वाला एंगल है और एक बड़ा वाला एंगल है। तो छोटा वाला एंगल 60 दिया हुआ है और बड़ा वाला एंगल ऑब्वियसली आप बता सकते हैं 300 डिग्रीज होगा। तो यहां पे अगर थीटा से डिनोट करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को तो थीटा हम लोग 60 डिग्री बोलेंगे। वहीं सेकंड केस में आ जाए, सी और डी की बात करें तो यहां पे दोनों का हेड साथ में है, यहां भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाला जा सकता है, लेकिन यहां पे हमको भी फिर से छोटा वाला एंगल देखना होगा। आप देख सकते हैं एक छोटा वाला एंगल 120 दिया हुआ और बड़ा वाला एंगल दिया हुआ कितना 240 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो हम लोग 120 डिग्री ले लेंगे, जो कि एंगल बिटवीन वेक्टर सी और वेक्टर डी को डिनोट करता है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है ना, एक एग्जाम्पल लिया गया है। आप देख सकते हैं उस एग्जाम्पल में हमारे पास देखिएगा, है ना, मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। देखिए यहाँ पे इस तरह का ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि बताओ थीटा क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा वो बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल निकाल रहे हैं उससे पहले क्या उनका हेड या उनका टेल, यानी दोनों का हेड या दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो आंसर है नो। यहाँ पे वेक्टर ए का हेड तो है और लेकिन वेक्टर बी का टेल है। तो एक का हेड और एक का टेल अगर कोइंसाइड कर रहा हो तो ये हम लोग एंगल निकालने के लिए सुटेबल सिचुएशन में नहीं। तो पहले हम लोग दोनों का हेड या दोनों का टेल साथ में करेंगे। आपको याद होगा हमने कहा था कि आप वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो पैरेलली शिफ्ट करने के लिए हम लोग इस वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं। किसको? ए को आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर एक को आप आगे बढ़ा देंगे तो उससे वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एक चीज हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का अब टेल कोइंसाइड कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं उनके बीच में कौन कौन से एंगल है। तो ये जो एंगल अभी मैंने बनाया वो आपको क्लियरली लीनियर पेयर से 60 डिग्री दिखेगा, और एक और बड़ा वाला एंगल बन रहा है जो कि 300 डिग्री है ना, क्योंकि टोटल एंगल 360 होना चाहिए। तो वहां से आप जो थीटा लिख पाएंगे वो 60 डिग्री लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि छोटा वाला एंगल जो होगा उसी को हम लोग लेंगे। ये दोनों ऊपर में आंसर गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि भाई हेड और टेल का ध्यान नहीं रखा, क्या दोनों का हेड या दोनों का टेल साथ में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो नहीं सोचे, जो जैसा दिया हुआ एंगल उसी को लिख लिया, 120 डिग्री लिख दिया या 240 डिग्री लिख दिया। तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। अगली बार जब भी अपने पास किसी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने की सिचुएशन आएगी तो हम लोग ये चीज का ध्यान रखेंगे कि हम लोग ये जरूर चेक करें कि दोनों वेक्टर्स के बीच का टेल या दोनों वेक्टर्स के बीच का हेड साथ में है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक दो एग्जांपल लेके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमने एग्जांपल लिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अंदर में जो भी एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उन एंगल्स को इक्वल होने की वजह से आप वहां पे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ये तो हम डिनोट कर ही दिए।
लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमको निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, हमको निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से दो वेक्टर्स के टेल आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या किन दो वेक्टर्स के हेड आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो पहला आप अगर देखें, ए और सी का टेल आपस में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ए और सी का अगर क्योंकि टेल कोइंसाइड कर रहा है तो उनमें जो छोटा वाला एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर्स कह लेंगे, और इसीलिए उनके बीच का एंगल 60 डिग्री आया और वो आंसर हमने लिख दिया। उसी तरह से आप देखेंगे बी और सी का हेड कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? बी और सी का क्या कोइंसाइड कर रहा है बोलो? हेड। तो क्योंकि बी और सी का हेड कोइंसाइड कर रहा है तो उनके बीच का जो छोटा वाला एंगल है वही उनके बीच का एंगल हो जाएगा, और इसीलिए 60 डिग्री हम लोग का सही आंसर आ गया, है ना? इतना तक क्लियर है। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट है ए और बी। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस फिगर में, ए और बी में ए का हेड है और बी का टेल है। ये तो चलेगा नहीं, दोनों का टेल या दोनों का हेड साथ में लाना होगा। तो क्या करेंगे? उसी तरह से ए को शिफ्ट करेंगे, और ए को जैसे आगे शिफ्ट करेंगे तो ए और बी का आपको सबसे छोटा वाला एंगल 120 दिखेगा। इसीलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है बोलो? 120 डिग्री। उसी तरह से आप एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं और उसमें भी इस तरह से सेम प्रैक्टिस करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये तीनों ही दिए हुए हैं और हम लोग को इनके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किनके टेल्स साथ में है। तो ए और सी के टेल साथ में है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा, और एक तो 90 डिग्री होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए और सी के बीच का एंगल क्योंकि दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है तो वो हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं और वो होगा 45 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से बी और सी में क्योंकि हेड कोइंसाइड कर रहा है तो उनके बीच का भी एंगल हम लोग डायरेक्टली 45 डिग्री, जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसको लिख सकते हैं। अब ए और बी की बात रह गई। तो ए और बी में ऑल्दो टेल और हेड कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एक का टेल है और एक का हेड है, तो ऐसे में हम एंगल नहीं निकालते हैं। हम लोग दोनों का टेल या दोनों का हेड साथ में लाएंगे। ए को शिफ्ट कर देते हैं, ए को हमने शिफ्ट कर दिया, ए और बी के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री आया और इसीलिए एंगल बिटवीन ए एंड बी 90 हो गया। इस बार सेम आंसर इसीलिए आया है ना क्योंकि दोनों ही एंगल्स इक्वल थे, है ना? सप्लीमेंट्री एंगल्स थे दोनों, और पहले वो 60 120 हो जाता था तो 60 की जगह 120 आंसर आ जाएगा या 120 की जगह 60 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार क्योंकि एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, इसलिए आंसर सेम आ गया। लेकिन इन प्रैक्टिस आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि क्या उनके बीच का जो टेल है, दोनों का टेल या दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना? अब एकदम मैदान साफ है अपने पास, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हैं। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के एडिशन की पढ़ाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से आप देखते जाएं, बहुत ध्यान से देखना है। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं उसको समझिए। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें इसके अंदर देखेंगे वो देखेंगे ज्योमेट्रिकल एडिशन। क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल एडिशन। ठीक, ज्योमेट्रिकल एडिशन मतलब ज्योमेट्रिकली अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हो तो उनको हम कैसे ऐड करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ वेक्टर बी। ठीक, अब इनको ऐड करना है। तो ज्योमेट्रिकल एडिशन का बहुत सारा लॉ होता है ना? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं उसको। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूनिवर्सल लॉ जो मेरी तरफ से है वो पढ़ा देता हूं, जो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो डिफरेंट लॉज हैं, जो स्टैंडर्ड लॉज हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स में या कहीं और भी जहां अप्लाई करेंगे वहां पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल एडिशन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली।
देखिए, अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो तो किसी एक वेक्टर को पहले सेलेक्ट करो। क्या करो? किसी एक वेक्टर को सेलेक्ट करो। अब जो अच्छा लगे, जैसे हमको ए अच्छा लगता है तो हम हमेशा ए को सेलेक्ट करते हैं, है ना? ए को सेलेक्ट कर लिया, ए को हमने ड्रॉ कर लिया, और जिसको सेलेक्ट किया उसके हेड पे दूसरा वेक्टर जो छूट गया उसका टेल रख दो। हमको ए अच्छा लगा, हमने ए के हेड पे जो अच्छा लगा उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख देंगे। अब देखो, ये क्या इनिशियल टेल है? हाँ, ये है इनिशियल टेल। इनिशियल टेल। और दूसरा देखो तो भाई, क्या ये फाइनल हेड है? बिल्कुल, ये है फाइनल हेड। तो आप क्या करो, किसी एक वेक्टर को सिलेक्ट करो, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और इनिशियल टेल टू फाइनल हेड क्या करो, बोलो, ज्वाइन कर देना। जो नया वेक्टर ड्रॉ हो गया वही इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाता है, या यही इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम कहलाता है। ये वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या होगा? सम के इक्वल होगा। ये एडिशन ऑफ वेक्टर है। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट आता है कि सर ये जो आपने लिख दिया वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या इसका ये मतलब है कि आर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा? तो ये आंसर नहीं है, ये गलत है भाई। ये जो सेकंड लाइन हमने लिखा है वो सरासर गलत, ये सही नहीं है। क्योंकि यहां पे आप देखें, ट्राइंगल इनइक्वालिटी गलत साबित हो जाती है। आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? अगर इस ट्राइंगल का नेम कर दें ए बी सी, तो ट्राइंगल ही तो है वो। तो अगर आर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो वो बेसिकली ए सी है, ए का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो वो ए बी है, और अगर बी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो वो क्या है, बोलो, बी सी है। अगर हमने ये इक्वेशन लिखा तब तो उसका मतलब होगा ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये तो गलत है भाई। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो क्योंकि वो हमेशा बड़ा होगा तो आप कभी भी ऐसा लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप डिस्टेंस के टर्म्स में सोचें तो ए से बी जाना और बी से सी जाना इज नॉट सेम एज ए से सी जाना। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में देखें तो ए से बी जाना और फिर बी से सी जाना इज सेम एज ए से सी जाना। मतलब कोई एक आदमी अगर ए से बी होते हुए सी पहुंचता है, दूसरा आदमी ए से सी पहुंचता है डायरेक्ट, क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया? नहीं, डिस्टेंस के टर्म्स में दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दोनों इक्वल हैं, तो आंसर है यस, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दोनों ही इक्वल है। तो जब हम लोग वेक्टर रिलेशन लिखते हैं, ये वाला रिलेशन आप दिख रहे हैं, ये वाला जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं, तो ये इस रिलेशन का मीनिंग होता है कि हम वेक्टोरियली डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं। जब दूसरा लिख रहे हैं तो वो एक्चुअली में गलत इक्वेशन है, वो सही इक्वेशन नहीं है, तो उसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, अब बात उठती है कि भाई डिफरेंट लॉज क्या क्या हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं ना। तो डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला लॉ है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, है ना। इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, और इसको समझिएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इससे पहले मैंने जो लॉ बताया, जो मैंने रूल बताया एडिशन वेक्टर को ऐड करने का, दोनों एकदम सिमिलर ही, लेकिन ये अलग तरीके से स्टेट करता है। जैसे इसने कहा कि भाई मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, और इस ट्रायंगल के जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं ए बी सी, इसमें ए बी एक साइड
और BC एक साइड है, दोनों सेम ऑर्डर में लिए गए। सेम ऑर्डर मतलब अगर A से B जाओ तो फिर एरो इस तरह से कि वो B से आपको C ले जाएगा, है ना, उल्टा नहीं ला रहा है। तो अगर वेक्टर इस तरह से है कि वो दोनों सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर मतलब यहां से C तक पहुंचने का रास्ता है, ठीक। सो इफ two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle in same order, then third side of the triangle, then third side of triangle represents resultant of the two vectors in opposite order. Opposite order होना जरूरी है। Opposite order का मतलब देखिए, आप B से C गए, लेकिन क्या C से A जा पाएंगे एरो के हिसाब से? नहीं, वो दोनों C की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो आपका यहां से यहां जाना ये संभव नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि B एंड R वेक्टर आर नॉट इन सेम ऑर्डर, दे आर इन ऑपोजिट ऑर्डर। बेसिकली वो क्या है, आप इसको सोच सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, क्योंकि एक क्लोज्ड कर्व है ना, क्लोज्ड फिगर है। तो आप सोचिए कि A से B जा रहे हैं, तो आप किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। B से C जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आर दे इन सेम ऑर्डर? यस। लेकिन A से C जा रहे हैं तो क्या किधर, कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्या वो A और B के सेम ऑर्डर में है? नहीं, ऑपोजिट ऑर्डर में, है ना। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो गया? ये कहता है कि इफ, इसके स्टेटमेंट को मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर represented by two sides of a triangle in same order, then the third side in opposite order represents its resultant। है ना। तो थर्ड साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर में है वो उसका रिजल्टेंट को डिनोट करेगा, यानी कि यहां के हिसाब से भी हम लोग ये लिख पाएंगे कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया कौन सा लॉ? ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या इसके अलावा और भी लॉ है? हाँ, दो वेक्टर को ऐड करने का एक और लॉ है, और उसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड लॉ क्या आ गया? सेकेंड लॉ आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है समझिएगा। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स इस तरह से हों कि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीचे वाले को हमने वेक्टर ए और इधर वाले को वेक्टर बी ये नाम दिया, तो ये कहता है कि इन दोनों वेक्टर को यूज करते हुए एक पैरेललोग्राम पहले बना लो। पहले तो पैरेललोग्राम बनाना जरूरी है। तो हमने ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और उसी तरह से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। तो क्योंकि आप इसमें नेमिंग भी कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो आप देख पा रहे हैं ए बी लेंथ और सी डी लेंथ बराबर होगा क्योंकि पैरेललोग्राम बनाया गया है। अच्छा, दोनों पैरेलली शिफ्टेड हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो क्या डी से सी अगर एक एरो बनाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है? यस। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? यस। तो क्या दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं? यस। तो ऊपर वाला वेक्टर भी ए कहलाएगा। उसी तरह से एडी वेक्टर और बीसी वेक्टर क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनका लेंथ बराबर है, उनका डायरेक्शन सेम है, तो इसको बी कह सकते हैं। तो
हालांकि उस दोनों लाइन की जरूरत है नहीं, बट आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, इसके लिए मैंने बता दिया कि बी वेक्टर और सी डी वेक्टर इक्वल है। अब ये स्टेटमेंट क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, उसको समझिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो इस तरह से वेक्टर हो कि दे रिप्रेजेंट कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल which goes between them, उन दोनों के बीच से जो डायगोनल जाता है वो डायगोनल इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये डायगोनल बेसिकली आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। क्या ये भी ट्रायंगल लॉ जैसा है? बिल्कुल है। यहां भी आप ट्रायंगल लॉ खोज सकते हैं। क्या ए बी सी एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल। और उसमें ए बी और बी सी ये दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं सेम ऑर्डर में, और आर ऑपोजिट ऑर्डर में। तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर भी आप ट्रायंगल लॉ को खोज सकते हैं। उसी तरह से मैंने जो लॉ बताया था कि एकदम सिंपल देहाती लॉ, वो क्या कहता है कि जो वेक्टर पसंद आया उसको रखो। जैसे ए पसंद आ गया तो उसको रखा, उसके हेड पे हमने बी वेक्टर को रखा, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, इनिशियल टेल हो गया ए, फाइनल हेड हो गया सी, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो वो जो वेक्टर आया वो रिजल्टेंट होगा। तो वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ उनके हिसाब से भी एकदम सही बैठ रहा है। इसके स्टेटमेंट को लिख लूं, चलिए इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि if two vectors are consecutive sides of a parallelogram, then the diagonal between them, दोनों के बीच का, दो डायगोनल है, एक और डायगोनल है, उस डायगोनल पे हम लोग बाद में आएंगे। Between them is called, is not called, की जरूरत नहीं है, is resultant of the two vectors, is of the two vectors, है ना? इतना क्लियर हो गया। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। क्या और भी कोई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है? बिल्कुल, एक और लॉ है और उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? ये बेसिकली एप्लीकेबल तब है जब मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड, है ना? जब दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं। इसमें पैरेललोग्राम या ट्रायंगल की जगह क्या आ जाता है? पॉलीगन आ जाता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है ना, और एक वेक्टर अपोजिट में ले लिया, ठीक है? तो ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है फॉर हायर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? तो मान लीजिए आपको चार वेक्टर को ऐड करना हो, तो आपको जो पॉलीगन यूज करना होगा वो पेंटागन होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर हमारे पास चार वेक्टर्स इस तरह से हैं कि दे आर इन सेम ऑर्डर, दे आर इन सेम ऑर्डर, ठीक है? इफ वी हैव फोर वेक्टर्स सच दैट दे आर इन सेम ऑर्डर, है ना, दे आर पार्ट ऑफ अ पॉलीगन। अगर चार वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो कौन सा पॉलीगन? पेंटागन, ठीक है? और पांचवा जो है वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है? तो जो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा वो बाकी जो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स हैं उनका वेक्टर सम होगा। सो ई वेक्टर विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इसको अच्छे से स्टेट करते हैं कि इफ n minus 1 sides of a n-sided polygon represent vectors in same order,
देन लास्ट साइड, मतलब n-1 साइड्स को छोड़कर लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर represent what resultant of n-1 वेक्टर्स। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमारे पास n साइडेड पॉलीगन है, जैसे यहां पे 5 साइडेड पॉलीगन है, उसमें से n-1 यानी कि 5-1 4 साइड पॉलीगन जो है, 4 साइड्स जो हैं वो अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ वेक्टर ए हमने लिया, वेक्टर बी लिया, वेक्टर सी लिया, वेक्टर डी लिया, तो इस तरह से ये 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी पॉलीगन का जो लास्ट साइड एक बच गया वो अगर ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया जाए तो दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द n-1 वेक्टर्स, यानी यहां पे बाकी 4 वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। बहुत आसान है। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई बताओ ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर लिया और इस तरह से ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर सी हो गया, तो बताओ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है ना। तो इस केस में क्या होगा समझिएगा, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक वेक्टर हमने ऑपोजिट ले लिया, क्योंकि आप देखिए ए बी सी इस तरह से लिया गया कि वो सेम ऑर्डर में, तो ऑपोजिट ऑर्डर में हमने ले लिया, तो वो -c हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो उस केस में क्या आप लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा सेम ऑर्डर में इक्वल्स टू, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, -c होगा कि नहीं। इस -c को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर एक पॉलीगन भी हो और उसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो गए मान लो ऐसे, और वो सब सेम ऑर्डर में हो, सब सेम ऑर्डर में है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और वेक्टर्स का नाम अगर हम लोग लेना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से रख लें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई। तो क्योंकि सब सेम ऑर्डर में है तो हम लोग इसको ऐसे लिख पाएंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इक्वल्स टू 0। तो ये था क्या, वेरियस लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आएगा क्या, एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर सब क्या ज्योमेट्री में कर रहे थे, आप देखिए ट्राइंगल कर रहे थे तो भी ज्योमेट्री था, पैरेललोग्राम किए ज्योमेट्री था, पॉलीगन किए वो ज्योमेट्री था, यहाँ पे अभी मैंने जो ये रिलेशन बताया ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो बच क्या, एनालिटिकली, मतलब उसको एक्चुअली में हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो अब हम लोग देखेंगे।